नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेहित कौर मुख्य समाचार के साथ। लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पार्टी के शीर्ष नेताओं के जल्द राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोलने के संकेत दिए हैं, लेकिन इसी बीच राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर तैयार किए गए फॉर्मूले ने नेताओं की नींद उड़ा दी है। दरअसल चुनाव लड़ चुके नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों से दूर रखने की तैयारी की जा रही है। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए नए मापदंड भी बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक चुनाव लड़ चुके नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट नहीं किया जाएगा, जिसके बाद से ही राजनीतिक नियुक्तियों की उम्मीद पाले हारे हुए नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो राजनीतिक नियुक्तियों के लिए पार्टी के शीर्ष स्तर पर नए मापदंड तैयार किए गए हैं, जिसके तहत विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी का टिकट पा चुके नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट नहीं किया जाएगा, चाहे फिर वह चुनाव जीते हो या फिर चुनाव हार गए हों। जानकारों की माने तो यह मापदंड लागू करने के पीछे वजह यही है कि राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं की छंटनी करना है। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए तय किए गए मापदंडों के फॉर्मूले को कांग्रेस आलाकमान की मंजूरी का इंतजार है। कांग्रेस आलाकमान की मंजूरी के बाद राजनीतिक नियुक्तियों में इस फॉर्मूले को लागू कर दिया जाएगा। जानकारों की माने तो विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव में टिकट पा चुके नेता और कार्यकर्ताओं का रिकॉर्ड तैयार कर प्रदेश प्रभारी अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय को भी भेजा जा चुका है। बताया जाता है कि जिला, ब्लॉक और प्रदेश लेवल पर 30,000 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, जबकि पार्टी के पास लाखों कार्यकर्ताओं की फौज है। ऐसे में राजनीतिक नियुक्तियों में किसे एडजस्ट किया जाए, किसे नहीं, यही चिंता सत्ता से लेकर संगठन को खाई जा रही है, जिसके बाद राज्य की नियुक्तियों में एडजस्ट होने वाले नेता और कार्यकर्ताओं की छंटनी करने के लिए पार्टी में नए मापदंड तैयार किए गए हैं। राजनीतिक नियुक्तियों में उन कार्यकर्ताओं, नेताओं को एडजस्ट करने की तैयारी है जिन्होंने 5 साल पार्टी के लिए खूब मेहनत तो की, लेकिन उन्हें किसी भी चुनाव में कोई टिकट नहीं मिल पाया। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर दिल्ली में मंथन तेज है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लगातार समन्वय कर राजनीतिक नियुक्तियों के लिए संभावित नामों पर मंथन कर रहे हैं। राजस्थान के सैकड़ों शिक्षक ऐसे हैं जो लाखों की मोटी तनख्वाह लेकर भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे, जबकि निजी शिक्षक कम वेतन लेकर भी अच्छा परिणाम दे रहे हैं। शेखावाटी में सबसे खराब हाल शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले के हैं। यहाँ 42 शिक्षकों ने बोर्ड का परिणाम अच्छा नहीं दिया। ऐसे सरकारी शिक्षकों के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की तैयारी कर रखी है। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने सत्र 2019-20 में 10वीं और 12वीं कक्षा के न्यूनतम परिणाम देने वाले 1932 कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, जिसमें 129 प्रधानाचार्य, 982 व्याख्यात और 821 प्रधानाध्यापक शामिल हैं। उक्त कार्मिकों को 15 दिन में न्यूनतम परिणाम रहने का कारण बताना होगा। नोटिस का जवाब नहीं देने पर 17 सीसी की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यूनतम परिणाम देने में उदयपुर सबसे आगे है। यहाँ के 200 कार्मिकों को नोटिस मिला है। कुछ शिक्षकों का परिणाम तो 5% तक रहा। लिस्ट में ऐसे दर्जन भर से ज्यादा कार्मिक शामिल है जिनका परीक्षा परिणाम 5% से 20% के बीच रहा। विभाग ने प्रधानाचार्य, व्याख्याता और प्रधानाध्यापक को अलग अलग न्यूनतम प्रतिशत तय कर नोटिस जारी किया है। हालांकि अनेक सरकारी शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका परिणाम 100% रहा है, लेकिन कुछ शिक्षकों के कारण पूरा परिणाम प्रभावित हो रहा है। शेखावाटी में सबसे खराब हाल शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले के हैं। यहाँ 42 शिक्षकों ने बोर्ड का परिणाम अच्छा नहीं दिया। इसके अलावा चूरू के 27 तथा झुंझुनू के 14 कार्मिकों को नोटिस जारी हुआ है। झुंझुनू के 10 व्याख्याता और 4 प्रधानाध्यापक शामिल हैं। अजमेर के 59, अलवर के 111, बांसवाड़ा के 117, बारां के 63, बाड़मेर के 77, भरतपुर के 73, भीलवाड़ा के 36, बीकानेर के 38, बूंदी के 47, चित्तौड़गढ़ के 62, दौसा के 47, धौलपुर के 51, डूंगरपुर के 53, गंगानगर के 37, हनुमानगढ़ के 21, जयपुर के 91, जैसलमेर के 40, जालौर के 18, झालावाड़ के 65, जोधपुर के 55, करौली के 94, कोटा के 65, नागौर के 53, पाली के 69, प्रतापगढ़ के 57, राजसमंद के 34, सवाई माधोपुर के 48, सिरोही के 32, टोंक के 25 और उदयपुर के 200 प्रधानाचार्य, व्याख्याता और प्रधानाध्यापक शामिल हैं। न्यूनतम परिणाम के मामले में प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में झुंझुनू की स्थिति अच्छी है। यहाँ के केवल 14 व्याख्याता और प्रधानाध्यापकों को नोटिस मिला है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी, उस लहर ने देश में दस्तक दे दी है। ये दावा है हैदराबाद के बड़े वैज्ञानिक का। जाने माने भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने दावा किया है कि देश में 4 जुलाई को ही तीसरी लहर आ चुकी है। डॉक्टर श्रीवास्तव करीब 15 महीनों से कोरोना संक्रमण के आंकड़ों और मृत्यु दर का विश्लेषण कर रहे हैं। डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर भी रहे हैं। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई से कोरोना संक्रमण के नए मामले और मौतें इस बात का इशारा कर रही हैं कि देश में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि जुलाई के शुरुआती हफ्ते के हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे दूसरी लहर के फरवरी के पहले हफ्ते के हालात थे।
तब देश में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी थी। यह अप्रैल में चरम पर पहुंच गई थी। तीसरी लहर की दस्तक को लेकर दावा करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीवास्तव ने जो आधार बनाया है, उसके मुताबिक कोरोना के बढ़ने या घटने के मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने 24 घंटों में कोरोना से मौतों और उसी अवधि में नए एक्टिव केस का अनुपात लिया। नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा रहने पर यह अनुपात नेगेटिव रहता है। अनुकूल स्थिति तब आती है जब डेली डेथ लोड DDL कम या नेगेटिव होता है। श्रीवास्तव ने 24 घंटों की अवधि में संक्रमण से मृत्यु के मामलों और उसी अवधि में नए उपचाराधीन मरीजों की संख्या के अनुपात का विशेष तरीके से आकलन किया और इसे DDL नाम दिया। डॉक्टर श्रीवास्तव के मुताबिक फरवरी के पहले सप्ताह के अंत में हमने DDL में यह उतार चढ़ाव शुरू होता देखा था, लेकिन उस समय संक्रमण से मृत्यु के मामले 100 के क्रम में या उससे भी कम थे। ऐसे में हमें लगा महामारी समाप्त हो रही है, लेकिन बाद में हालात भयावह हो गए। श्रीवास्तव ने कहा कि 4 जुलाई से इसी तरह की प्रवृत्ति की शुरुआत देखी जा सकती है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने तीसरी लहर की दस्तक के दावे के साथ ही इस बात को लेकर सतर्क किया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को काबू में रखने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना और वैक्सीनेशन जैसे प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करना होगा। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि हमें अब यही उम्मीद और दुआ करनी चाहिए कि DDL नेगेटिव बना रहे। 2 साध्वी से दुष्कर्म और एक पत्रकार की हत्या मामले में हरियाणा की रोहतक जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर चर्चा में हैं। समाचार एजेंसी ANI के हवाले से खबर आ रही है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एंडोस्कोपी के लिए दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लाया गया है। यहाँ पर गुरमीत राम रहीम को निगरानी में रखा जाएगा और इस दौरान कुछ जरूरी जांच भी की जाएगी। बता दें कि पिछले महीने कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ पर हनीप्रीत इस मौके पर राम रहीम से मिलने भी पहुंची थी। 15 जून तक का हनीप्रीत का अटेंडेंट पास बना हुआ था, लेकिन बाद में जेल मैनुअल की वजह से उसका पास रद्द हो गया था। गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में 2 साथियों से दुष्कर्म और एक पत्रकार की हत्या के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे हैं। जेल की मैनुअल के अनुसार उससे उसके परिवार का कोई सदस्य या अन्य कोई मिलने नहीं आ सकता है, जिसके चलते रोहतक जेल प्रशासन के विरोध के बाद मेदांता अस्पताल ने हनीप्रीत का पास निरस्त कर दिया था। दरअसल राम रहीम ने 3 जून को पेट दर्द की शिकायत की थी। इसके बाद रोहतक में PGIMS अस्पताल में मेडिकल चेकअप हुआ था। इस दौरान राम रहीम ने PGIMS रोहतक में कोविड टेस्ट कराने से मना कर दिया था। इसके बाद राम रहीम को आगे की जांच के लिए भारी पुलिस सुरक्षा में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लाया गया था। अस्पताल में जब उसका कोरोना टेस्ट हुआ तो पता चला कि वह कोविड पॉजिटिव है। हालांकि बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। केंद्रीय कैबिनेट में हाल ही में बदलाव और विस्तार के बाद अब कैबिनेट की कमेटियों में अहम बदलाव किया गया है। खास बात यह है कि इस कमेटी में भी युवा चेहरों को खास तवज्जो दी गई है। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए कुछ युवा नेता और प्रमोशन पाने वाले नेताओं को अब कैबिनेट की कमेटियों में जगह मिल गई है। इनमें भूपेंद्र यादव, सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू और अनुराग ठाकुर शामिल हैं। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जैसे बड़े चेहरे कैबिनेट के साथ साथ कमेटी से भी बाहर हो गए हैं। हालांकि हर्षवर्धन और सदानंद गौड़ा अब भी कुछ कमेटियों का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटियों में जो अहम बदलाव किए हैं, उसमें सबसे चौंकाने वाला बदलाव पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से जुड़ा है। इस कैबिनेट कमेटी में स्मृति ईरानी, सर्बानंद सोनोवाल, गिरिराज सिंह, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव जैसे चेहरों को जगह देकर PM ने सभी को चौंका दिया है। दरअसल कमेटी की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिन लोगों को PM ने अपने साथ रखा है वो कमेटी के सबसे स्ट्रॉन्ग हैंड हैं। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की कमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में है। इस कैबिनेट कमेटी में अर्जुन मुंडा, वीरेंद्र कुमार, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर की एंट्री हुई है। इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ से जुड़ी हुई कैबिनेट कमेटी की कमान भी PM मोदी खुद देख रहे हैं। इस कमेटी में नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव की एंट्री हुई है। रोजगार और स्किल से जुड़ी कमेटी में धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, हरदीप पुरी, RCP सिंह को जगह दी गई है। कैबिनेट में नियुक्ति सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। दरअसल अपने दूसरे कार्यकाल में करीब 2 साल बाद मोदी सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट में हाल में बदलाव किया है। इस बदलाव के साथ ही उन्होंने न सिर्फ युवा चेहरों पर भरोसा जताया बल्कि हर जाति वर्ग को प्रमुखता से जगह दी है। यही नहीं, महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाया है। अब केंद्रीय कैबिनेट में 11 महिला मंत्री शामिल हैं। धन्यवाद।